चलो बच्चा लोग देखो, आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। रासायन कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे, ऐसे परिवर्तन जिससे नए गुण वाले पदार्थ बनेगा, उसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, दो या दो से अधिक चीज़ें ऐसा होगा जो आपस में मिलेगा और नया चीज़ बनाएगा, या कोई ऐसा चीज़ होगा जो एक चीज़ है जो कई दो तीन चार चीज़ों में टूट जाएगा। तो कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे परिवर्तन जिससे जो नया पदार्थ मिल के बने या टूट के बने और उसका जो गुण होगा वो नया होगा, अलग गुण होगा पुराने पदार्थ से, ऐसे परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप कहते हैं कि परिवर्तन किस तरह से होना चाहिए, तो बेटा देखिए परिवर्तन जो है किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे आप भोजन खाते हो, भोजन पेट में पचता है, वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना, श्वसन, जब हम सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। सांस लेना अभिक्रिया नहीं, जब सांस अंदर जाता है तो एक रासायनिक अभिक्रिया वो स्टार्ट होती है, और जो आप भोजन किए रहते हो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पे आपने देखा होगा कि जंग लगते हुए, लोहे पे जंग लगना, ये भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है। जैसे दूध से दही बनना है, ये भी कुछ तरीके से रासायनिक अभिक्रिया ही है, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए आप हमको कैसे पता चलेगा कि भैया ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं? तो मैं यहाँ पे क्लियर लिखा है, ऐसे परिवर्तन जिससे नए गुण वाले पदार्थ बनेंगे। तो कुछ आपको परिवर्तन है ना नोटिस होंगे, कुछ परिवर्तन आपको दिखेंगे, और ये जो परिवर्तन आपको दिखेगा वो हो सकता है कि परिवर्तन आपको दिखे कि ये अपनी अवस्था में परिवर्तन कर ले, अवस्था में परिवर्तन। मतलब आप कब कहिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है? जब उसके अवस्था में बदल जाए, जैसे सॉलिड लिक्विड में बन जाए, लिक्विड गैस में बन जाए, या सॉलिड गैस में बन जाए। तो हम तभी समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ पड़ा है जब हम उसको देख लें अवस्था में परिवर्तन हो जाए। हो सकता है अवस्था में परिवर्तन के साथ साथ या नहीं भी तो थोड़ा रंग में परिवर्तन हो जाए। रंग में क्या हो जाए? परिवर्तन। जैसे लोहे पे जब जंग लगता है तो वो अपनी अवस्था नहीं बदलता है, सॉलिड है तो सॉलिड ही है, लिक्विड नहीं होता, लेकिन उसका रंग जो है वो बदल जाता है। समझे कि नहीं? तो लोहे पे जो जंग लगता है तो इससे रंग में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। दूसरा तीसरा चीज हो सकता है कि तापमान में इसका बढ़ जाए, तापमान में वृद्धि हो जाए, यानी कि नया चीज जो बना है उसका तापमान जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। तो हम मानेंगे ऐसे परिवर्तन जो होगा तो हम मान लेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। या थर्ड में हो सकता है कि गैस का उत्सर्जन हो जाए। इसका उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन। अगर ये सब चीजें हो रही हैं या किसी इक्वेशन में किसी जगह हम देख रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इस तरह इसको पहचान करके हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं। जब नए गुण वाले पदार्थ बनेंगे तो कुछ तो पुराने होंगे, यानी कि कुछ पुराने हैं और इसके बाद क्या बन रहा है? नए बन रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा जो पुराने पदार्थ इसमें यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो नए पदार्थ बनते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रासायनिक अभिक्रिया कैसी है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, ये जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आया। किसके संपर्क में आया? ऑक्सीजन के संपर्क में। ऑक्सीजन के संपर्क में आया जो मैग्नीशियम, तो इन दोनों ने अभिक्रिया की ऑक्सीजन के साथ और ये जलने लगा, और जलने के बाद ये बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान दीजिए ये जो पुराना पदार्थ था जिन दोनों ने अभिक्रिया की इसको हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बना नया पदार्थ उसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। बस समझे? जो ये पुराना है वो बना अभिकारक, जो नया बना उसको बोलेंगे उत्पाद बोलेंगे। क्लियर है इधर? तो ध्यान रखिएगा अभिकारक किसको बोलेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं। तो जो नए पदार्थ बनेंगे, नए पदार्थ बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। समझे? जरूरी नहीं है
कि 2 का हुआ तो 1 उत्पाद बना, हो सकता है कि 1 टूटे और 2 3 बन जाए। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड वाला अभिकारक होगा, उस साइड वाला उत्पाद होगा। अब ध्यान रखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लिखते हैं ना, तो ऐसे नहीं लिखते हैं। हम जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो इसके प्रतीक और सूत्रों के द्वारा लिखते हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का प्रतीक जो होगा, जो सूत्र होगा, उसके द्वारा लिखेंगे। तो जब हम इसके किसी रासायनिक अभिक्रिया को जब उसके प्रतीक और सूत्रों द्वारा जो लिखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण। बात समझे मैंने क्या बोला? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख देते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके तत्वों के प्रतीक या सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है, सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे देखिए, जहाँ पे मैंने लिखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, तो मैग्नीशियम तो मैं और ऑक्सीजन लिखा, तो मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र जो होता है Mg होता है प्रतीक, और ऑक्सीजन का क्या होता है O2। तो मैग्नीशियम O2 ऑक्सीजन, ये दोनों संयोग करेगा, अभिकारक संयोग करेंगे और एक नया उत्पाद बनाएंगे। ये क्या बनाए? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इसका सूत्र है। तो इसको हम बोलेंगे क्या? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तो हुआ, लेकिन जब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्र के द्वारा, प्रतीक के द्वारा लिखे, तो ये क्या बन गया? रासायनिक समीकरण। जैसे मैं लिखता हूँ कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ संपर्क किया और क्या बना दिया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। समझे? कि ये क्या है? रासायनिक सूत्र है, सॉरी रासायनिक समीकरण। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हम इसको लिखते हैं ना, तो इसको हम उसके अवस्था के साथ लिखते हैं। जैसे ये सॉलिड है तो सॉलिड हम S लगा देते हैं, लिक्विड है तो लिक्विड एक Q लगा देते हैं, गैस है तो गैसेस फॉर्म में लिख देते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसकी अवस्था और के साथ हम लिखते हैं। और जब कुछ होता है, गैस निकलता है या गैस लगता है, तो निकलता है तो ऐसे लिख देते हैं, आता है तो ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है? रासायनिक समीकरण लिखते हैं, उसको हम संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित। सबसे पहले समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता है क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? सिंपल सा है। इस साइड होता है अभिकारक, याद आया, और इस साइड क्या बनता है? उत्पाद। ये बनता है ना। तो भैया अभिकारक में जो भी तत्व है या जो भी परमाणु है, उसकी संख्या, उत्पाद में जो भी परमाणु की संख्या है, वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बात समझे? यानी कि अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर हो। परमाणु संख्या बराबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्यों है? क्योंकि देखिए, एक आपने 9th क्लास में एक थ्योरी पढ़ा होगा, उस थ्योरी को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि न तो आप किसी चीज़ को बना सकते हैं, न भी किसी चीज़ को मिटा सकते हैं, बस आप उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। बस समझे? न तो आप नई चीज़ को बना सकते हैं, द्रव्यमान का न तो आप निर्माण कर सकते हैं, न द्रव्यमान का हम विनाश कर सकते हैं। न द्रव्यमान का निर्माण होगा और न द्रव्यमान का विनाश होगा। समझे? उसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ये रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है कि न तो हम द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं, ना विनाश कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ना हम निर्माण कर सकते हैं, ना विनाश कर सकते हैं। तो बस इसका मतलब है कि हम उसके फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तभी तो नया समीकरण बन रहा है, नया उत्पाद बन रहा है, जो एकदम नया गुण वाला है, पुराने गुण से नया गुण वाला है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं Fe प्लस H2O, जो बनाता है Fe3O4 प्लस H2। अब जैसे ये है रासायनिक समीकरण में, और एक और ले लेते हैं ZnH2SO4, ZnSO4
प्लस H2। ये दो समीकरण मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अब इसमें ध्यान दीजिए, पहला समीकरण में आपको ध्यान देना है। पहला समीकरण में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको कुछ नोटिस होगा कि भैया यहाँ पे Fe है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो भैया लिखते हैं Fe फेरस लोहा, H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही है ना। सेम चीज़ है कि यहाँ भी Fe है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो इस साइड वाले को लिखते हैं। Fe यहाँ पे कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, Fe में 3 लगा हुआ है ना, तो 3। बात समझे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, 2 ले लिए। तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1, और यहाँ पे कितना है, 4। अब देखिए दोनों नंबर सेम है, दोनों नंबर सेम है, नहीं है। देखिए ना, अभिकारक और उत्पाद का प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर। यहाँ पे अभिकारक वाला लिखे हैं, यहाँ पे उत्पाद लिखे हैं, तो करा प्रत्येक तत्व, इसका 1 है, इधर इधर 3 है। अब होना क्या चाहिए, बराबर। इधर 2 है, 2 है, इधर 1 है और इधर 4 है। तो इसको आपको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 है तो इसको भी 3 बनाएंगे, बन गया 3। अब ये बराबर हो गया। हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, तो इसमें हमको चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन ऑक्सीजन इधर क्या है, और इधर भी कितना करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, 1 × 4। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 4 डालिएगा, हमेशा हमको आगे डालना पड़ेगा, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे। लेकिन जैसे आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ पे 4 डालिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को 4 करने के लिए, अब देखिए 4 हाइड्रोजन के साथ भी लग गया, 4 ऑक्सीजन के साथ भी लग गया। तो इसका मतलब ये 4 हाइड्रोजन के साथ भी गुना होगा और ऑक्सीजन के साथ भी गुना होगा। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने इस 1 के साथ 4 को गुना किया, ये सॉलिड हाइड्रोजन के साथ भी 4 का गुना हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर वाला ऑक्सीजन, इधर वाला हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया ना, इधर वाला 2। तो यानी इसका मतलब है कि इधर भी हमको 4 से गुना करेंगे तब जाके ये 8 होगा। इधर फेरस फेरस इक्वल है, हो गया। यानी कि इसका मतलब है कि हमको फेरस में यहाँ पे 3 लगाएंगे, तो 3 को फेरस, 3 को फेरस। यहाँ पे अगर हम 4 लगाएंगे, यहाँ पे हम कितना लगाएंगे, 4। लेकिन 8 को हाइड्रोजन हो गया, 4 को ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो 4 को यहाँ पे फूट गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो 4 दूनी 8, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया। इसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। समीकरण को एकदम संतुलित कर देना कि इधर जितना है इधर इतना है, वो बराबर होगा। फेरस 3 तो 3, हाइड्रोजन 8 तो 8, ऑक्सीजन 4 तो 4। अब इधर देखिए Zn कितना है, यहाँ पे लिख लीजिए Zn H2, सल्फर लिख लो, ऑक्सीजन लिख लो। ऐसे सल्फर को ना एक साथ भी लिख सकते हो तुम, ठीक है। Zn इधर 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2, H2 SO4 कितना है, SO4 का मतलब हुआ 1। ये पूरा तत्व ही को मैंने 1 मान लिया। अब तुमको मैंने कि अलग अलग मानने का है, S अलग मानो, O अलग मानो, तो S हो गया 1 और ऑक्सीजन हो गया 4। अब इधर देखो Zn कितना है, 1 है, S कितना है, 1, सल्फर ऑक्सीजन कितना है, 4, ये तो बराबर है। हाइड्रोजन कितना है, 2, ये देख लो दोनों इक्वल है। तो इसमें यानी कि ये जो है संतुलित है, समझे। जैसे अभी मैंने आपको लिखा है CO2 C + O2, CO2 लिखा है, ये भी देखो संतुलित है कि नहीं। C1 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। अब एक और लिखा था, हाइड्रोजन + ऑक्सीजन मिलता है तो बनता है जल, बन गया जल, H2O बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे कितना, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो इसको 2 करने के लिए हम हमेशा यहाँ लगाएंगे 2। लेकिन जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को 2 लगाया तो हाइड्रोजन अब 4 हो गया, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 4। अब ऑक्सीजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। इसको कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारक और उत्पादों की परमाणु संख्या एक जैसी होनी चाहिए, या नहीं है तो उसको एक जैसा आपको करना पड़ेगा बेटा। अब देखिए, अब रासायनिक समीकरण तो आप बहुत पढ़ लिए, रासायनिक अभिक्रिया भी पढ़ लिए। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में बहुत ही प्रकार की होती है। अब देखिए बेटा, रासायनिक अभिक्रिया जो सबसे बड़ी प्रकार की होती है उसको सबसे पहले कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया।
दूसरा को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तीसरा को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चौथा को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा को बोलते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया देखिए, जब भी संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ आएंगे और एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। कितने पदार्थ का? एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संयोजन। संयोजन का मतलब ये होता है संयोग करना। तो बहुत सारे लोग आएंगे संयोग करेंगे और बनेगा कितना? एक ही पदार्थ बनेगा, समझे? जैसे अभी हमने दो एग्जांपल दिया कि सी और O2 मिलकर क्या बना रहा है? CO2। हाइड्रोजन और जल मिलकर क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? H2O। तो देखिए ये जो है क्या है, दो पदार्थ है, दो से अधिक भी हो सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहा है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? संयोजन का अभिक्रिया। समझ गए? जैसे एक और है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल में रखते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखिए दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ का निर्माण किया। तो जब भी दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। या दो या दो से अधिक पदार्थ जब एकल पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? संयोजन। अभिकारक, दो अभिकारक, दो से ज़्यादा अभिकारक उत्पाद। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा कि इसी अभिक्रिया में एक अभिक्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का सिंपल सा मतलब है कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा को क्षय किया। समझे? जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे उत्पाद के निर्माण के साथ उत्पाद समझते हो ना, ये उत्पाद हो गया। उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का निकलना, कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा का निकलना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जब एग्जाम में पूछे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो कहेगा दो या दो से अधिक पदार्थ जब पदार्थों का उत्पाद का निर्माण करते हैं उसके साथ ऊष्मा निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है? जैसे एक मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस, जब भी प्राकृतिक गैस जलेगा तो ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक गैस देखिए, कोई भी गैस जो प्राकृतिक गैस बोलते हैं CH4 को, मीथेन को, क्या बोलते हैं? मीथेन को। और ये कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो ये जो है ना आपको बनाएगा CO2, जल बनाएगा प्लस ऊष्मा देगा या एनर्जी देगा। तो देखिए यहाँ से जो ऊष्मा निकला ना इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ये बताओ तो थोड़ा सा समीकरण संतुलित है। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन कितना है? 4, यहाँ पे कितना है? 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं 2 डाल दूंगा तो ये संतुलित हो गया। हाइड्रोजन अब 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1 खत्म हो गया ना संतुलित। ये सब भी ध्यान रखना। क्लियर है? अब एक और ले लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? श्वसन लेते हो, सांस लेते हो, तो सांस क्या होता है? टूटता है, एनर्जी जो है आपकी टूटती है। ठीक है? जब आप खाना खाते हैं तो खाना क्या करता है? खाना पचने के बाद ग्लूकोज फॉर्म में क्या हो जाता है, जिसको बोलते हैं C6H12O6। और जब हम सांस लेते हैं तो सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन जाता है उस ग्लूकोज को तोड़ता है। इसलिए आप देखिएगा जितना आप थकिएगा ना उतना ही ग्लूकोज टूटता है, इसलिए आपको जल्दी भूख भी लगता है। भाग दौड़ करते हैं, खेलते कूदते हैं, कोई मेहनत वाला काम करते हैं तो जल्दी भूख लगता है। इसका मतलब जल्दी भूख लगने वाला जल्दी सांस, जब जल्दी सांस तो ग्लूकोज उतना ही तेज़ी से टूटेगा। बस समझे? तो ये देखिए ये जो आपको बनता है वो बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसी को तोड़ता है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर जल निकलता है। क्या निकलता है? जल। फिर आपको एनर्जी मिलता है, एनर्जी उसमें क्या है? एनर्जी, ऊर्जा मिलता है। तो उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत इसमें?
है तो बता दीजिए। नहीं ना, नहीं ना। अब एकल वियोजन अभिक्रिया था, समझ ही जाइए। वियोजन अभिक्रिया सिंपल, जब संयोजन समझ गए, संयोजन का मतलब साथ में जुड़ना, वियोजन का मतलब अलग होना। तो अलग होने वाला जब एकल उत्पाद एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे दो या दो से अधिक जुड़ रहा था, एक बना रहा था, यहाँ पे एक है, दो या दो से अधिक बनाएगा। बस समझे? जैसे अगर आप देखिए तो जैसे मैं CaO ले लूँ तो Ca कैल्शियम जो है कैल्शियम बनाएगा प्लस ऑक्सीजन बनाएगा, ये बनाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो टूटेगा तो ये होगा। एकल अभिकारक टूटा, दो या दो से अधिक अभिकारक में निर्माण हो गया इसका। बस समझे? अब देखिए एकल अभिकारक जो ये टूटता है तो टूटने का भी विधि है। कोई जो टूटेगा ये आपको उष्मा देने पे टूटेगा, उष्मा से टूटेगा, समझ गए? कोई किससे टूटेगा? उष्मा से। कोई इस पर करंट देना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत की। किससे टूटेगा? वैद्युत से। अब कोई जो है प्रकाश में रखोगे ना, सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश में भी तो गर्मी होती है, तो ये इससे टूट जाएगा। तो इसको बोलते हैं उष्मा से जो टूटेगा उसको बोलेंगे उष्मीय वियोजन। बात समझे? उसको क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन। जो विद्युत करंट देने से जो टूटेगा उसको बोलेंगे विद्युत वियोजन। और जो प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा तो उसको बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। बात समझे कि नहीं समझ में आया? यानी कि इस बार हमको किसी चीज़ को तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी लगाना पड़ता है। जब ईटा होता है तो इसको हथौड़ा मारते हैं ना, तो हथौड़ा तो बाहर वाला चोट होगा ना, उससे तो नहीं टूटा। तो कोई पदार्थ ऐसा होगा जिसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, आग के हवाले करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। किसी को ऐसा होगा जिसमें करंट डालिएगा ना तो वो टूटेगा, और किसी ऐसा होगा कि लाइट में छोड़ दोगे ना, प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, तो टूटेगा। अब ध्यान से देखिए इस सब चीज़ों को, तो आपको लग रहा होगा कि भैया तीनों में तो हमको कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? एक में उसमें वियोजन देना पड़ रहा है, एक में विद्युत देना पड़ रहा है, और एक में, और तीनों देखिए कहीं ना कहीं ऊर्जा है, उष्मा है। इन तीनों अभिक्रिया को बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उष्मा शोषी। बात समझे कि नहीं समझे? जब उष्मा निकलेगी तो उष्मा छेपी, जब उष्मा लेगी तो उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्लियर है? जब अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, विद्युत और प्रकाशीय ऊर्जा को देते हैं तो उसको हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए भैया, है नहीं ना? चल लीजिए, एक लड़का है, एवरेज है, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है? उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है? गर्लफ्रेंड है। एक और स्मार्ट लड़का आ गया, पैसा भी लाया है, लड़का ये वाला लड़का गरीब है, पुअर है, ठीक है? इतना स्मार्ट भी नहीं है, लेकिन लड़की को कोई नहीं मिला तो बॉयफ्रेंड बन गया, ठीक है? लेकिन उसी का एक दोस्त मिला उसको, पहले ये दोनों है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अब एक दोस्त उसको और मिला, समझे? तो वो लड़का स्मार्ट वाला भी है और रिच भी है, तो ये लड़की अधिकांश क्या होगी? इसके साथ चली जाएगी। यानी कि इस लड़की ने इस लड़की को विस्थापित कर दिया। क्या जरूरी नहीं कि लड़की के साथ ही होगा, लड़का भी ऐसा कर सकता है कि एक लड़का है, एक लड़की है, गर्लफ्रेंड है, अब एक लड़की और उसको मिल गई जो इससे ज़्यादा स्मार्ट है, सुंदर है देखने में, तो ये लड़का इस लड़की को छोड़ के इस लड़की के साथ चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? साथ छोड़ रहा है, यानी कि विस्थापित कर रहा है, समझे कि नहीं? तो ऐसी अभिक्रिया को जहाँ पे जो क्रियाशील एट्रैक्टिव चीज़ें एक दूसरे का साथ छोड़ के एट्रैक्टिव चीज़ों के पास चले जाएगा तो उसको हम बोलेंगे विस्थापित अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व होगा, अधिक क्रियाशील तत्व होगा, वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा? विस्थापित मतलब हटा देगा, विस्थापित कर देगा। तो उसको हम बोलते हैं, कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आया? उसको विस्थापित कर दिया ना, हटा दिया ना, और दूसरे को ले आया। तो अधिक क्रियाशीलता, ज़्यादा एट्रैक्टिव आदमी जो होगा वो कम एट्रैक्टिव आदमी को हटा देगा और अपने खुद आ जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं, फेमस एग्जाम्पल है कि FeCuSO4 कॉपर सल्फेट। तो ये क्या कर रहा है? सल्फेट जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है? अभी कॉपर के साथ।
और फेरस के साथ आ गया, फेरस भी अब इसमें आ गया, तो कॉपर सल्फेट जो है इसका साथ छोड़ देगा और इसके साथ चला जाएगा, तो FeSO4 ले लेगा और Cu अलग हो जाएगा। वही लड़का लड़की वाला कहानी, बस समझे। एक और ले लेते हैं, ZN ले लेते हैं और CuSO4 ले लेते हैं, तो ZnSO4 प्लस Cu। इसका मतलब ये है कि Fe और Zn अधिक क्रियाशील है, अधिक अट्रैक्टिव है, जिसके चक्कर में SO4 इसके साथ जाना पसंद कर रहा है, Cu को छोड़ रहा है, बात समझे। इसी को कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, समझे। द्विविस्थापन भी यही है, द्विविस्थापन भी यही है, बस इसमें एक ही वाला ले रहा है, आदान प्रदान कर रहा है, उसमें डबल आदान प्रदान होगा। इसमें कितना आदान प्रदान होगा? डबल। इसमें एक होगा, इसमें जोड़ा में होगा, जोड़ा में आदानों को प्रदान होगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट ले लेते हैं, Na2SO4 है प्लस BaCl2 है, BaCl2 है, तो ये क्या करेगा, Ba जो है, बेरियम जो है सल्फेट के साथ चला जाएगा और Na है किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ चला जाएगा। तो देखिए BaSO4 प्लस NaCl, NaCl। अब देखिए यहाँ पे दो डबल हो रहा है, तो इसीलिए डबल होगा तो इसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बात समझ में आया? अब छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है अपचयन। उपचयन, ठीक है, अपचयन कुछ नहीं होगा, अपचयन कुछ नहीं होता है, अपचयन को कहते हैं, इधर लिखते हैं उपचयन और इधर लिख देते हैं अपचयन। अपचयन और उपचयन, तो अपचयन उपचयन समझिए क्या होता है। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। हाइड्रोजन क्या होगा? ह्रास, यानी कि हाइड्रोजन कम होगा और ऑक्सीजन क्या होगा? बढ़ेगा। तो जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ हो सकता है कि किसी में ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो उपचयन है, किसी में हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है उपचयन। और अपचयन में क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, कमेगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन। बस समझे, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उपचयन, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की ह्रास हो, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का वृद्धि हो तो उसको क्या बोलेंगे? अपचयन। बस समझे, जरूरी नहीं एक साथ दोनों चीज़ हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है ये भी अलग अलग हो, लेकिन जब ये दोनों अभिक्रिया दोनों एक साथ होगी, दोनों जब एक साथ होगी तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। बात समझे, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। जब अपचयन, जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है? ये है आपके रासायनिक समीकरण के प्रकार, इसको नोट कर लीजिए। देखो, उपचयन और अपचयन अभी आपने देखा, एक में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा था और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, एक में हाइड्रोजन बढ़ रहा था, ऑक्सीजन कम हो रहा था, इसको हम उपचयन और अपचयन बोल लेते हैं। तो दैनिक जीवन में ऐसे कई जगह है जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि अपचयन और उपचयन का प्रभाव, जिसमें सबसे पहला है संक्षारण, जिसको हम लोग कहते हैं जंग लग गया, क्या था ना। तो जो कोई भी धातु, अधिकांश लोहा जो है ना इसमें ज़्यादा वो होता है, जब लेकिन कोई धातु जब ऑक्सीजन के, अम्ल के या जल के संपर्क में आता है तो उस पर ना एक परत चढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं जंग लगना। और जंग लग जाता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लोहे पे जंग लग जाता है, देखिए भूरा कलर का परत चढ़ जाता है लोहे पे, तो उसको जो कहते हैं ना संक्षारण कहते हैं। तो इससे बचने का उपाय जो है ना एक ही है। उपाय क्या है बचने का? कि उसको हम लोग देखते हैं कि लोहे वाला सामान को हम लोग क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, देखिए। तो इसको हम यशद लेपन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यशद लेपन, या इसको हम पेंट कर सकते हैं, लेप लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत जगह घर में आपको गांव भर में ज़्यादा मिल जाता है, यहाँ पे लोहे का ग्रिल बना देता है, ठीक है, और बाद में उसको पेंटिंग कर देता है, देखें। तो ये क्या होता है? संक्षारण से बचाता है, जैसे लेपन क्या होता है? संक्षारण से बचाता है। तो ये है संक्षारण। जब कोई धातु किसी अम्ल जल के संपर्क में आता है तो उस पर घड़ी परत चढ़ जाती है, पतली परत चढ़ जाती है, अब वो खराब करने लगती है, समझे। तो इससे बचने का उपाय उसको यशद लेपन कर दो, क्या कुछ चीज़ का लेप चढ़ा दो, लेप चढ़ाने का तो पेंटिंग उंटिंग कर दो। दूसरा होता है आपका है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब सिंपल है, विकृत गंधिता का मतलब सिंपल है। आपने देखा होगा कि भोजन सुबह सुबह रात में हम बना के रखते हैं, सुबह में खराब हो जाता है, या गर्मी में आप देखते रहिएगा सुबह में बनाते हैं और शाम तक खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब है कि गंध आने लगता है,
देखें गंध महकने लगता है जिसको हम कहते हैं, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। तो जब कोई तेलीय पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ, वसायुक्त या तेलीय पदार्थ, वसायुक्त या तेलीय पदार्थ जब वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है तो उपचयित हो जाता है, उपचयित हो जाता है। उपचयित का मतलब है ऑक्सीजन का, उसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो जाता है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और वो क्या होने लगता है, बदबू देने लगता है, ठीक है ना। तो इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं, तो उपाय इसका एक ही है, एक तो हम काम करते हैं इसको फ्रिज में रख देते हैं, रखते हैं ना, भोजन बनाने के बाद फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज को हम बोलेंगे शीतलन। या हमारे पास फ्रिज नहीं है तो उसको वायुरोधी बर्तन से ढक देते हैं, वायुरोधी बर्तन से ढक देते हैं। देखते हो अगर मम्मी से बनाती है तो इसके बाद टोपिया से ढक देती है जिससे वायु कम जाए, समझे कि नहीं। या आप चिप्स खाते हैं तो चिप्स वाला पैकेट में देखते हैं हवा भरा रहता है, तो इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाल देते हैं, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। तो इस सब चीज़ से क्या होता है, ये बच जाता है। उपाय है इसका कि ये क्या हो जाता है, विकृत गंधिता, मतलब ये जो भोजन है या कोई भी चीज़ है वो खराब नहीं होगा। या तो फ्रिज में डाल दो शीतलन द्वारा, ठंडा जगह पे, बर्तन से ढक दो जिसमें वायु कम प्रवेश करे। और तीसरा चिप्स वाला पैकेट में देखते हो, चिप्स एकदम टाइट ही रहता है ना, उसमें हवा नहीं है, उसमें नाइट्रोजन गैस है, तो इसके जो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं रहेगा तो काम खराब नहीं होगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज जो है ये चल